नमस्कार साहू जी। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। आज हम लोग आए हैं न्यू साहू रेस्टोरेंट के मालिक मिस्टर सुरेश साहू की लाइफ के बारे में कवर करना है। सुरेश जी का जीवन बहुत ही स्ट्रगल से निकल के आया है। इन्होंने न्यू साहू रेस्टोरेंट जो एक अपना नया लाए हैं, ये इसको इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल्स के साथ आके स्थापित करा है। आज सुरेश जी से जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सुरेश जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर, आपको अपने व्यवसाय की जो प्रेरणा थी कहाँ से मिली? हमको हमारे व्यवसाय को शुरू करने की प्रेरणा हमारे माता पिता से मिली। आज उन्हीं के आशीर्वाद से हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। ओके, तो सर कैसे शुरुआत हुई थी इसकी? व्यापार की हमारी शुरुआत जो हुई थी तो बहुत हमारी छोटी उम्र थी, हमारी 12 साल की उम्र रही होगी लगभग। तो उस समय हमारे पिताजी ने हमसे कहा था कि आप कुछ मतलब काम कर लिया जाए, क्योंकि धन का अभाव बहुत था। पैसों की वजह से ही हमारी पढ़ाई को रोका गया था। अच्छा। और इसके बाद उन्होंने हमको एक अंडे की जो ठेलिया में हमें खड़ा किया। 2 ट्रे अंडा देके कि आपको इसको बेचना है। तो जो उस समय मेरी उम्र 12 साल की थी और मैं पहले दिन जो मैंने बिक्री की उस दौर में लगभग 75 पैसे का एक अंडा मिलता था, बिकता था। तो मैंने पहले दिन की जो हमारी बिक्री थी वो 84 रुपये की थी। अच्छा। वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई है और मैंने इस काम को बढ़ाते हुए कम से कम 10 साल तक मैंने इस अंडे के काम को बढ़ाया है। और इसी काम को करते हुए अपने पिताजी के जो एक छोटा सा होटल था उस व्यवसाय में लगते थे, उसमें भी मेहनत करते थे। और जब कभी लेबर कर्मचारियों की माल दिक्कत होती थी तो हम जाते थे, उसमें काम करते थे। वे इसी तरीके से हम होटल के भी काम को सीखे। अच्छा। और इसके बाद फिर एक पिताजी ने होटल एक दूसरा डाला था हमारे बड़े भाई के लिए। सक्सेस नहीं हुआ तो बंद करने जा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप बंद मत करिए, मैं चलाऊंगा इस होटल को। अच्छा। तो मैं जब मतलब उनकी जो जर्नी की जो सेकंड होटल वाली थी उसको फिर आपने उसको मतलब जी, अपने हाथों वो में ले बंद लिया? होने की कगार में था, वो होटल चल नहीं रहा था। 1.5 साल से प्रॉपर उसमें घाटा लग रहा था। अच्छा। तो मैं जब गया तो उसमें जब कंडीशन देखी तो वहाँ पर रॉ मटेरियल भी बिल्कुल नहीं था। मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे 1000 रुपये दे दो तो मैं उसका रॉ मटेरियल मैं जब उसको भरूँ, उसको चलाऊँ। तो मेरे पिताजी क्योंकि धन से बहुत टूटे हुए थे तो उन्होंने कहा बेटा पैसा तो हम नहीं दे पाएंगे, आप अगर चला पाओ तो चलाओ, नहीं तो उसको बंद रख दो। तो मतलब एक तरीके से बात करें तो जब आपकी शुरुआत हुई थी हाँ, तो वो बहुत ही कम एक हाँ। बेसिक तो अमाउंट मैंने जो वहाँ पर जो पहले दिन की हमारी बिक्री थी, जब मैं बैठा था तो 250 रुपये की बिक्री थी। और एक बर्तन वाला था और एक कर्मचारी और थे। बस उन दोनों मिला के मैं किसी तरीके से संघर्ष करते करते धीरे धीरे, उस समय की कंडीशन ये थी कि एक कस्टमर खाना खाता था तो गए 100 ग्राम तेल ले आए, गए अपना 1 किलो आटा ले आए। इस तरीके से दिन भर जो परचून की दुकान के चक्कर लगाते लगाते धीरे धीरे उसको हम जब एक ऐसे मोड पर लाए कि कम से कम सारा दिन का रॉ मटेरियल एक दिन में लाया जाए। और फिर उसको हमने स्ट्रगल किया 6 महीने। मैंने भी बहुत उसमें कड़ी संघर्ष के बाद और जब होटल जब हमारा धीरे धीरे सक्सेस हुआ तो 3 साल की जो कड़ी मेहनत थी, उस 3 साल के बाद हमारे होटल की उसमें सक्सेस इतना अच्छा हुआ था कि करीब 50-55 किलो आटा हम लोग डेली निकालते थे। ये वहाँ पर था। अब क्योंकि फुटपाथ का होटल था तो हमने स्ट्रगल किया, उसके बाद वहाँ मतलब टूट गया और हम फिर जो है बैक पर आ गए। फिर हम मतलब दूसरी जगह गए, फिर हमने जीरो से स्टार्टिंग किया। और उसकी एक अलग कहानी है। मैं जब जीरो से स्टार्टिंग किया तो फिर वही कर्जे पर आ गए, फिर वही चैलेंजेस हाँ, जो जनरल हाँ, फिर वही चैलेंजेस। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस समय तक हमारे फादर भी नहीं थे। तो पूरे परिवार की बागडोर हमारे ही हाथों में थी। सबको देखना सुनना, सबको मैनेज करना, उसके बाद सारी ज़रूरतें पूरी करना, ज़रूरतें पूरी हों या ना हों कैसे भी करके ये था कि होटल को मतलब रन करना है। तो कम से कम 1.5 साल मुझे लगा। उस दौर में एक दौर ऐसा भी आया जब हमारे पास खाने को नहीं था। अच्छा, तो मतलब काफी कठिन शुरुआत रही है आपकी।
बट लेकिन आज हम बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, राइट? आज जहाँ पे हमने जो मुकाम हासिल आपने करा है वो बहुत ही अच्छा। जब आपने शुरुआत की थी तो आपकी क्या चीज़ें प्राथमिकता रही? शुरुआत में हमारी प्राथमिकताएं व्यापार को सफल बनाने में एवं क्वालिटी को मेंटेन करने की थी। व्यापार सफल होने के बाद ग्राहक का भरोसा और खाने की क्वालिटी हमेशा बनी रहे, इसके लिए हमने बराबर जो है क्वालिटी को ही प्रथम वरीयता दी है। मतलब शुरुआत से लेके आपके ये साहू ढाबे से और फिर यहाँ पे साहू फैमिली रेस्टोरेंट पे जो प्रमुख प्राथमिकता दी जाती है वो आप देते हैं क्वालिटी को, और जो टेस्ट आप टेस्ट क्योंकि जो हमारे ढाबे का हो चाहे रेस्टोरेंट का, जो भी टेस्ट है, टेस्ट सब हमारे हाथ के बनाए हुए हैं। आज भी कारीगर चाहे जो भी चेंज हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे रेस्टोरेंट में, क्योंकि जो टेस्ट है वो हमें पता है कि हमारे ढाबे रेस्टोरेंट में क्या है। जब मैं खुद अपने खाना बनाने की उसमें एक कुशल कारीगर हूँ, मुझे सब पता है कि कैसे क्या बनता है, इसलिए मेरा टेस्ट कभी नहीं जा सकता। मैं जब तक अपने ढाबे और रेस्टोरेंट को टेस्ट एक सा ही मिलेगा। मतलब ये है कि रेसिपीज़ यहाँ की आप ही बनाते हैं और लोगों जितने भी आपके कारीगर आते हैं उनको रेसिपीज़ आप ही सिखाते हैं? जी, यहाँ पर जो भी हम रेसिपी बनाते हैं उसको पहले हम बनाते हैं, इसके बाद कारीगर को बताते हैं, इसके बाद कस्टमर के पास जाता है वो चीज़। मीन्स फुल प्रूफ आइटम जाता है कस्टमर के पास? जी, बहुत ही अच्छी बात है ये। अच्छा, जैसे जो फाइनेंशियल चुनौतियाँ थी उसके अलावा एक रेस्टोरेंट को शुरुआत करने में आपने क्या प्रमुख चुनौतियाँ फेस करी? क्या प्रमुख ऐसी चीज़ें थी जो आपको लगता है कि अगर कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करता है तो उसको फेस करनी पड़ सकती है? देखिए चुनौतियाँ बहुत सारी होती हैं, तो अगर चुनौतियाँ अगर बताने पर उतर आएंगे तो शायद दिन रात कम पड़ जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें मेन हैं, जैसे मान लीजिए व्यापार का स्थायी न होना सबसे बड़ी चुनौती थी। व्यापार स्थायी न होने की वजह से कई बार स्ट्रगल किया, कई बार फिर बैक पर आए, फिर कई बार स्ट्रगल किया। एक बार तो ऐसी कंडीशन आ गई थी सन 2007 में पहाड़पुर चुंगी में, जब होटल नहीं चल रहा था, तब ये कंडीशन हमारे पास आई कि हम कैसे भी करके रेस्टोरेंट को, जो हमारा ढाबा था छोटा सा, उसको हम बेच दें विद मटेरियल के। इसके लिए मैंने कस्टमर्स भी लगाए, 30,000 रुपये में उस समय मैं उसको बेच रहा था पूरे उसमें, क्योंकि मेरे पास एक मुसीबत सबसे ज़्यादा ये थी कि जो मेरा निवास था वो भी कम से कम 2.25 लाख रुपए के आसपास का बकाया था KDA पर। तो जो शुरुआत में जैसे चुनौतियां जो आपने बताई अभी तक, फाइनेंशियल चुनौतियों के अलावा आपको अपने रेस्टोरेंट के इस पर्टिकुलर मतलब सेगमेंट में क्या चुनौतियां फेस करनी पड़ी? चुनौतियाँ बहुत सारी थी, जो स्थायी तौर पर मान लो हमारे पास जगह नहीं थी, जहाँ भी खोलते थे साल 2 साल 3 साल के बाद वहाँ हटना पड़ जाता था। उसके बाद जहाँ भी शुरुआत करते थे वहाँ जीरो से मान लो फिर शुरुआत करनी पड़ती थी, तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके अभाव धन का अभाव तो था ही था, और इसके अलावा मान लो कुछ कस्टमर्स की फीलिंग वगैरह, कुछ आम लोग भी मान लो इस कुछ चीज़ों को जो मनोबल तोड़ते थे कि तुम नहीं सक्सेस हो सकते हो, तुम नहीं ऐसा काम कर सकते हो। या जैसे कॉलोनी का कुछ हमारा जो हमारा निवास था उसका बैलेंस इतना था कि लोग बता रहे थे मेरे लोग कि कम आप इसको कभी जीवन में भर नहीं सकते हो। तो वो चीज़ें मुझको जिद ऐसे अंदर से मुझको फीलिंग हुई, मैंने उसका कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने आप में एक ठान लिया हमने कि हम कैसे कोई चीज़ नहीं कर सकते, क्या हम इतने बेकार हो गए हैं, आज तक हमने कोई काम किया सक्सेस नहीं हुआ। एक अलग का दौर है कि हम कोई चीज़ स्थायी नहीं मिला हमें, लेकिन ऐसा नहीं कि स्थायी नहीं मिला हम उस चीज़ को फेस नहीं कर सकते। तो मैंने इस चीज़ को अपने जीवन में उतार लिया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझसे नहीं हो सकती है। और आज सबके सामने है कि अपने निवास को भी मैंने एग्जैक्ट पक्का किया, इसके अलावा अपने व्यापार को भी पक्का किया, और सबके सामने ये सब चुनौतियां हैं जो मैंने फेस किया। और ये जर्नी अब न्यू साहू रेस्टोरेंट तक आ चुकी है। हाँ। जो कि एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट है। हाँ। ये बहुत ही कह सकते हैं कि आपने बहुत स्ट्रगल करने के बाद, लेकिन जहाँ आप लैंड किए हैं ये बहुत ही अच्छा स्पेस है। एंड मतलब हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि इस चीज़ को आप इसी तरीके से ग्रो करें अपना करियर। अच्छा, आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो इस फील्ड में या अपना उद्यमी होना चाह रहे हैं, ऐसे लोग? मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने किसी भी व्यापारिक क्षेत्र में
100% योगदान देने की पूर्ण कोशिश करिए। और आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करें। विपत्ति आने पर उससे घबराए नहीं, और क्योंकि विपत्तियां ही लोगों को आगे बढ़ाती हैं। और ये तो व्यापार का वसूल है कि सफलता से पहले संघर्ष। तो न्यू साहू रेस्टोरेंट में किस प्रकार के कर्मचारियों की नीड ज़्यादा रहती है, और आप कर्मचारियों में क्या एक ऐसा गुण देखते हैं? तो मेरे लिए मेरा कर्मचारी मेरे रेस्टोरेंट का पहला मालिक होता है, इसीलिए मैं उनके अंदर में अपने जैसे ही गुण देखता हूँ। काम के प्रति ईमानदारी, ग्राहक के प्रति सेवा भाव और पूरी लगन के साथ वो काम करे। और इसके लिए मैं बाकायदा अपने कर्मचारियों को सालाना इनाम भी देता हूँ, उनको पुरस्कृत करता हूँ उनके अच्छे कार्यों के लिए। इसलिए कर्मचारी, मैं नहीं समझता कि मैं मालिक हूँ, मेरे लिए मेरा कर्मचारी रेस्टोरेंट का पहला मालिक होता है, क्योंकि वही कस्टमर को डील करता है और वही कस्टमर को खाना खिलाता है। और इसके बाद जब कस्टमर खाना खाता है, उसकी सेवा से प्रसन्न होता है, तब उस जो है कस्टमर उस सेवा भाव के बदले में जो भी अमाउंट उनका होता है वो अमाउंट पे करते हैं। इसके बाद मेरे पास अमाउंट आता है, तो मैं तो मालिक बाद में हुआ ना, पहले तो मेरे कर्मचारी मालिक हुए। भाई वही नहीं होंगे तो मेरे पास कहाँ से आएगा। जब भी आपने इसको बढ़ाने की सोचा तो आपने फंडिंग कहाँ से जुटाई? फंडिंग का हमारे यहाँ कोई स्रोत नहीं था, कोई आय नहीं था फंडिंग जुटाने का, क्योंकि इसका तो मान लो हम लोगों ने जैसे जब प्यास लगे तब कुआं खोदने वाला हाल था। तो मुश्किल दौर में भी हम सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर इसका फंडिंग मर जुटाते थे। अगर हमें किसी चीज़ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो वो पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं। मेरे पास ऐसे दौर बहुत से आए। एक दौर और भी आया है कि जब मैं अपने लिए निवास मैंने जब मन नया बनाया तो उस समय भी मेरे पास फंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो उस समय पैसों को कैप्चर करने के लिए मैंने क्या किया कि अपने सारे खर्चे जो भी थे, तो मेरे पास कोई नशा नहीं है, तो मेरे पास कोई खर्च नहीं है, फिर भी जहाँ तक हो सकता था कि जब एक टारगेट होता है कि मुझे उस टारगेट तक पहुँचना है तो उसके लिए मुझे पैसे कैसे इकट्ठा करना है। तो मेरे बेटे जब स्कूल जाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, तो उन बेचारों को लंच में सब्जियां तक नहीं मिलती थी, वो लोग नमक और रोटी लेके जाते थे। ये तरीका था हमारा फंडिंग एडजस्ट करने का। तो ये एक उन सारे छोटे व्यवसायों के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है जो सोचते हैं कि बिना फंडिंग के एक बिजनेस को खड़ा नहीं करा जा सकता। साहू जी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत को अपनी फंडिंग का स्रोत बना के इतने बड़े व्यवसाय को जन्म दिया। हाँ, अगर आपके अंदर जिद है कुछ करने की, अगर आपके अंदर ललक है, तो फंडिंग इशू नहीं आ सकता। फंडिंग तो आप खुद मेहनत करेंगे, फंडिंग तो अपने आप आएगी। हाँ, क्योंकि नहीं, आजकल के जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ये सोचते हैं कि बिना फंडिंग के किसी बिजनेस को, किसी व्यवसाय को खड़ा नहीं करा जा सकता। नहीं, मैं ऐसे व्यक्तियों को कहूँगा कि आप कभी अपना मनोबल ना तोड़े। आपकी खुद से फंडिंग की हुई रकम को आप जब आगे बढ़ाते हैं तो आप उस चीज़ को इतना आगे ले जाएंगे कि जितना आपको कोई फंडिंग देगा उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे से आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी मेहनत ही आपकी फंडिंग थी। हाँ हाँ, बिल्कुल। अपने व्यवसाय को बाज़ार में बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने के लिए आपने क्या रणनीतियाँ अपनाई? रणनीतियाँ नहीं होती, वसूल होते हैं। किसी भी व्यापार को स्ट्रगल करने के लिए रणनीतियाँ नहीं बनाते, हम लोग वसूल रखते हैं कि हमको इस बेस पे इस व्यापार को आगे तक ले जाना है। जैसे कि उत्तम क्वालिटी, खाने का वाजिब दाम और कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करना और औरों से कुछ हटकर करने की जिद। औरों से कुछ हटकर करने की जिद का एग्जांपल अगर हम दे रहे हैं तो फॉर एग्जांपल नया अभी हमारा, जैसे कि कहते नहीं है कि कुछ लोग एक बार गिर गए, 2 बार गिर गए तो फिर इसके बाद उसको छोड़ देते हैं। हमने इनमें से कभी नहीं सोचा, क्योंकि व्यापार क्या है कि जैसा समय के साथ अगर हमने अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ाया
तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमने ढाबे से रेस्टोरेंट बनाया, रेस्टोरेंट तो फिर हमें लगा कि आजकल होम डिलीवरी का क्रेज है, तो हम होम डिलीवरी को आगे ले जाएं। होम डिलीवरी हमने आगे ले, मैं इसमें कम से कम 3 बार मैं इसमें असफल रहा। अच्छा। हाँ, 3 बार असफल रहा, कम से कम काफ़ी अच्छा खासा मैंने इसमें नुकसान भी उठाया। शायद कोई और होता तो छोड़ देता, चलो हटाओ हमारा व्यापार चल रहा है, हमें क्या करना है। लेकिन हमने कहा नहीं, असफल क्यों हो रहे हैं। मैंने उसमें दिमाग लगाना जारी रखा। तो मुझे जो कुछ नई चीज़ मिली वो ये है कि मैंने सोचा इसको नए तरीके से करते हैं। तो मैंने अपनी बाइक को मॉडिफाई किया, उसको कलर किया, उस पर अपने नाम लिखा, पेटी बंधवाई, उस पर अपना प्रॉपर कलर डलवाया। साहू ढाबा फास्ट होम डिलीवरी के नाम से उसको विकसित किया, जो चली गाड़ी हमारी। तो कुछ ही महीनों के बाद हमको कस्टमर ने लाइक किया, कस्टमर ने जाना कि इनकी डिलीवरी अच्छी है, इनका डिलीवरी सबसे फास्ट है, सबसे उत्तम रेट पर इनकी डिलीवरी हो रही है। तो मुझे कस्टमर ने फॉलो किया और आज मैं कह सकता हूं कि मैं अपनी डायरेक्ट डिलीवरी को सबसे सफल अंदाज में मैंने पेश किया और मैं आज में 100% सक्सेस भी हूं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो डिलीवरी आपने चालू करी थी होम डिलीवरी, वो आपकी मार्केटिंग का सबसे सक्सेसफुल मतलब जरिया बना? सबसे सक्सेसफुल का जो जरिया है वो हम इनको अन्य जो चीज़ें हमारी सक्सेस हुई हैं उनके साथ इस श्रेणी को भी हम रख सकते हैं कि हम इसमें भी सफल हुए। सफल हमारा सब कुछ हुआ, हमारा ढाबा सफल हुआ, हमारा रेस्टोरेंट सबसे सफल हुआ, हमारी डिलीवरी सबसे सफल हुई। अब ये जो हमने नया रेस्टोरेंट डाला है इस पे हम लोगों के फिर वही कंडीशन है कि 0 से स्टार्ट करके इसमें फिर हम कसमकस कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम पे ये भी सक्सेस हो। तो आपने ढाबे से रेस्टोरेंट के लिए कैसे सोचा? ढाबे से रेस्टोरेंट के लिए मैंने ये सोचा कि मैं जब ढाबा चला रहा था तो मुझको लगा कि एक यहाँ पर फैमिली रेस्टोरेंट बनाया जाए। तो मैं जब बना रहा था तो मुझे कई लोगों ने मना किया कि आपको इस क्षेत्र में ऐसे रेस्टोरेंट बना रहे हो, आपको कस्टमर नहीं मिलेंगे, आपको रेट नहीं मिलेंगे। तो मेरा उनसे एक ही जवाब था कि कस्टमर मिलेंगे और रही बात रेट की तो हम एसी का रेट नहीं लगाएंगे, हम कूलर का रेट लगाएंगे, कस्टमर मिलेंगे कैसे नहीं। तो हमने हालांकि उसमें भी काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा क्योंकि ढाबे के साथ रेस्टोरेंट को चलाना, एक फैमिली कस्टमर को अपने रेस्टोरेंट में बैठाना, ये फैमिली कस्टमर के ऊपर विश्वास पैदा करना, इस चीज़ को करने में मुझको पूरे 1.5 साल लग गए। 1.5 साल के लंबे समय के बाद मैं रेस्टोरेंट को आज ये कंडीशन है कि आज मेरे ढाबे पे कस्टमर कम है और रेस्टोरेंट पे कस्टमर ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा कस्टमर रेस्टोरेंट के हैं। और उस दौर में जब हमने रेस्टोरेंट इसको फैमिली रेस्टोरेंट बनाया था तो उस दौर में इस पूरे साउथ में कोई फैमिली रेस्टोरेंट नहीं था। फैमिली रेस्टोरेंट नाम इशू करना शायद मैंने अपने आप से ही सीखा, मुझने किसी का नाम नहीं चुराया। तो जैसे कोई अगर अपना खुद का वो स्टार्ट करना चाहता है वेंचर, तो उसके अंदर क्या गुण होने जरूरी हैं? कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले एक व्यक्ति को लोभ नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए कि मैं ये व्यवसाय चालू करूंगा, इससे मुझे इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा। देखिए ये तो सब बात की विषय है। सबसे पहले जो उसके अंदर उस व्यक्ति को सारा ध्यान व्यापार के ऊपर होना चाहिए कि कैसे भी हम व्यापार को मतलब सफल बनाएं। सफल बनाने के बाद चुनौतियां जो सामना करना पड़ता तो चुनौतियों को फेस करने के लिए पूरी ईमानदारी से पूरी क्वालिटी और ग्राहक के साथ पूरा भरोसा मालूम उनको दिखाना चाहिए और अपना भरोसा ग्राहक के साथ कभी टूटना नहीं चाहिए। इसके बाद ही आदमी मतलब अपने व्यापार में सफल होता है। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी अपना व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता है या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके अंदर एक कॉज जरूर होना चाहिए, राइट? हाँ। कि वो अपने कंज्यूमर को या अपने क्लाइंट को या जो भी उसका ग्राहक के प्रति ईमानदार होना चाहिए। ग्राहक को भले कुछ ना पता हो लेकिन जो हमारे वसूल हो, जो हमारे नियम हो, तो हमारे कभी नियम वसूल ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम ग्राहक के साथ कभी कोई मतलब ज्यादती करें या ग्राहक के साथ हम कोई ऐसी चीज करें जो एक नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर ईमानदारी से व्यापार को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई 10 की चीज है हम किसी को 11 की बेचे, किसी को 12 की बेचे या किसी को 15 की बेचे। एक जो मुनाफे का जो लेवल है वो, बल्कि मैं तो अपनी बात बताऊं ना, मुझको नहीं लगता है कि
कि मतलब जो आदमी व्यापार करता है वो अपने किस लेवल को प्रॉफिट रखता है। अगर आप मेरी बात करें ना, तो मैं कोई भी चीज़ लॉन्च करता हूँ, कोई भी चीज़ कस्टमर को खिलाने बैठता हूँ अगर, तो मैं कभी ये नहीं देखता हूँ कि इसमें मेरी लागत ज़्यादा जा रही है कि कम जा रही है। मेरा सबसे मेन फोकस ये होता है कि कस्टमर को वो चीज़ पसंद आनी चाहिए, कस्टमर मेरा दोबारा आना चाहिए, सबसे मेन फोकस है। तो इसलिए मेरे अंदर कोई लालच नाम की कोई चीज़ नहीं है। पैसा तो आएगा, ये तो भाई हर व्यापारी का नियम होता है कि हम ये चीज़ कर रहे हैं तो हमको से प्रॉफिट होगा, हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें जो फेस होंगी वो ठीक है। लेकिन जिस समय हम अपनी चीज़ करते हैं तो ये चीज़ हमारे माइंड पे नहीं होती। वो अलग है कि अगर हम किसी चीज़ में घाटा खा गए तो उसको हम बाद में माइंड मेकअप करें, लेकिन पहला जो हमारा अट्रैक्शन होता है वो कस्टमर को दोबारा बुलाने का ही होता है। इसीलिए आज ईश्वर की कृपा से ऐसा है कि मैं अगर अपने हाथ से कोई डिश बना दूँ तो 99% मैं कह सकता हूँ कि कोई भी कस्टमर फेल नहीं कर सकता। तो ये जो हमारा नया वेंचर है दासू कुआं चौराहे के निकटतम न्यू साहू द फैमिली रेस्टोरेंट, इसका लिए इसके क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे? ये हमारे नए साहू फैमिली रेस्टोरेंट में जो दासू कुआं चौराहे के पास स्थित है 638 Y1 ब्लॉक के नगर में, तो इसमें सबसे पहली बात तो इसकी क्लीननेस को बहुत ध्यान दिया गया है और इसकी जो अंदर का इंटीरियर है ऐसा बनाया गया है कि आदमी यहाँ पर बैठ के कोई एक अलग से सुकून का अनुभव कर सकता है। और यहाँ की जो डिशें मैं ये कहूँगा कि बहुत सी डिशें कॉमन होती हैं जो हर रेस्टोरेंट में मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। यहाँ पर अलग इसलिए कि यहाँ पर जो डिशें हैं वो हमारे यहाँ का माल किसी कारीगर ने नहीं बनाया है, वो मैंने खुद लॉन्च की है। मैंने अपने अनुभव के हिसाब से कम 6 से 7 डिशें रेस्टोरेंट स्पेशल डिशें मैंने बनाई हैं। जैसे हमारे यहाँ का पनीर अंगूरी है, पनीर सूरजमुखी है, वेज कोल्हापुरी स्पेशल है, इसके अलावा पनीर अंगारा है, पनीर पटियाला है, वेज दम बिरयानी है, और एक डिश आपकी और है जो दाल VIP करके आती है। तो इस तरीके की ये विशेष डिशें हैं। इसमें अपने खुद का माइंड मेकअप है, क्योंकि मुझे कई सालों का अनुभव है, मुझे अपने काम का तजुर्बा है, तो मैंने अपने कारीगर को इन चीज़ों के बारे में बताया है, इनको सिखाया है और ये मेरे हाथ से ही लॉन्च की गई हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे हाथ से जो बनी हुई डिशें हैं वो हमारे रेस्टोरेंट पे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार हमारे कस्टमर आएँ और उस चीज़ का आनंद लें। बिल्कुल, हम अपने कस्टमर से भी आग्रह करेंगे कि वो आएँ और एक बार द साहू फैमिली रेस्टोरेंट की डिशेस जरूर ट्राई करें। तो साहू जी, आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं? हमारी भविष्य की योजनाएं हैं, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम ढाबा और रेस्टोरेंट चलाते हुए मैंने कस्टमर की सेवा तो बहुत कर ली, मैं कम से कम उन गरीब और असहाय लोगों की भी सेवा करना चाहता हूँ जिन बेचारों को कभी भूखे पेट सोना पड़ता है, कभी भोजन उनको नहीं मिलता है, फिर पैसों के अभाव से, कभी किसी कारण से। क्योंकि भूख क्या होती है मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब हमारी जो आगे की योजना है, अब मैं 10 रुपये में गरीब और असहाय लोगों के लिए भरपेट भोजन का एक काउंटर खोलना चाहता हूँ। और इसमें भी जो जैसे कभी किसी को पैसे नहीं भी होते हैं तो भी उनकी सेवा होगी। मेरा वो भोजनालय खोलने का मेन मकसद ये है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। अगर कोई भूखा आया है तो खाना खाए, पैसे हैं तो भी और नहीं है तो भी। और कास्ट भी इतनी ही रखूँगा, सिर्फ 10 रुपये। 10 रुपये मैं सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ कि कोई भोजन को वेस्ट ना करे। अगर उसकी जगह से 10 रुपये जा रहा तो उसको ये लगे कि नहीं हम खा रहे हैं। वेस्ट करने के लिए कोई जो है पैसा ना दे। तो जो आदमी 10 रुपये देगा तो उसको हम भरपेट भोजन ही कराएंगे। अच्छा। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या है, फंडिंग का है तो हम ईश्वर की दया से हम अपना रेस्टोरेंट है, यहीं का पैसा वहीं लगता रहेगा, लोगों की सेवाएं होती रहेंगी। कुछ हमारे मित्र लोग अगर सहयोग करना चाहेंगे तो कर देंगे, ये भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। साहू जी, आज के इस डिजिटल दौर में आपके हिसाब से सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है एक बिजनेस के लिए, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से? बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जो लोगों को व्यापार में आगे बढ़ाने में सहायक है। और लोग कहीं भी व्यापार डाल लें, उनको बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। उसे सोशल मीडिया का माल पकड़ लें तो उससे आगे बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मुझसे ज़्यादा अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बहुत पीछे की भी बात बता रहा हूँ। मेरे पास जब भी मान लो गूगल वेब से कोई आया है
उसके लिए जस्ट डायल से कभी कोई आए हैं तो मैंने उनके साथ अपने टर्म और कंडीशन रख के अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। उससे मुझे कस्टमर मिले हैं सोशल मीडिया के थ्रू। इस रेस्टोरेंट को भी मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल मैप से जोड़ कर रखा हुआ है और इससे भी हमको प्रॉपर कस्टमर मिल रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा अपने दुकानदार भाइयों को कि सोशल मीडिया आपको आपकी मेहनत के साथ साथ आपको अच्छे नंबर देता है, आपको मतलब सफल बना सकता है इस व्यापार में। तो सोशल मीडिया आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। तो आपके हिसाब से सोशल मीडिया प्रिंट मार्केटिंग के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रांडिंग में? बहुत। एक हिसाब से आप ये समझ लीजिए कि आपका एक दूसरा भाई है, आप अकेले नहीं हो, आप अकेले उसमें मेहनत कर रहे हैं। आपका एक दूसरा भाई है जो आपके सोशल मीडिया वर्क पे जाके आपके कस्टमर को पकड़ के आपकी दुकान पे लाता है। हमारी सोशल मीडिया जो भाई बहन दोनों हैं मुस्कान जायसवाल जी हैं, वैभव जी हैं, और इनका जो चाणक्य करके है, मैं पूरा नाम नहीं ले पाऊँगा, चाणक्य करके इनके जो इनका जो सोशल मीडिया पे जो इनका नाम चल रहा है उसकी बदौलत मुझे बहुत से कस्टमर मिले हैं। ये लोग दिन रात मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे इनके साथ और भी कुछ रेस्टोरेंट जुड़े हैं, उनका भी उससे फ़ायदा हो रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जब आप कोई भी माल व्यापार चालू करते हैं, चालू कर चुके हैं, ये भी ना समझिए कि हमारा चल रहा है। अगर आप उसको और आगे बढ़ाना है, आप उसको आगे तक ले जाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे आपको ऐड होना पड़ेगा ही, इसके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है। जैसे कि मैंने देखा आपने ब्रांडिंग पे भी बहुत फोकस किया है, जैसे ग्लासेस पे अपना लोगो लगवाया है, लोगो भी आपने बहुत क्रिएटिव बनवाया है, एंड आपने अपनी पूरे रेस्टोरेंट में भी उस ब्रांडिंग को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, इधर मेन्यू और आपका रिसेप्शन काउंटर। सो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अब लोगों की प्रेरणा तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा जो अपना खुद का रेस्टोरेंट है मैं इसको बनवाऊं, और इसके लिए मैंने सोचा कि कानपुर में जो अच्छा लोगो डिज़ाइनर होगा मैं उनसे संपर्क करूंगा, क्योंकि जनरली लोगो तो कोई भी बना सकता है, मेरे यहाँ मेरे बच्चे बना देते हैं, लेकिन नहीं, मैंने कहा मैंने कुछ हट के होना चाहिए, थोड़ा लोगो मेरा क्रिएटिव होना चाहिए। और जब ये लगे तो कहीं मुझे दिखना चाहिए कि नहीं, हाँ ये मतलब साहू फैमिली रेस्टोरेंट का लोगो है। तो इसके लिए जब मैं मुस्कान जायसवाल जी के संपर्क में आया, उन्होंने मुझको भरोसा दिलाया, और इस चीज़ के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जब आपने लोगो तैयार किया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने ये लोगो कहाँ से क्रिएट किया, क्योंकि इस लोगो में हमारे साहू नाम के शब्द को सारी स्पेलिंग के साथ जोड़ कर रखा हुआ है और एक बहुत ही अच्छा क्रिएटिव लगता है देखने में। ये धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। ये सुन के वाकई बहुत अच्छा लगा। जब किसी भी लोगों से हमें अपने काम के लिए किए हुए लाइक मेहनत के लिए अप्रिसिएशन मिलता है तो ये सुन के वाकई बहुत अच्छा लगता है। और इस लोगो को जो हम लोग ने आपके लिए डिज़ाइन करा था, इस पे मुस्कान के साथ साथ हमारी जो टीम थी उसने भी बहुत एफर्ट डाला। वो तो है ही है। देखिए ऐसा है, कोई भी काम अगर सक्सेस होता है, अब जो है मैच अगर जीता जाता है तो कब तो कैप्टन भी पकड़ता है, हाँ। लेकिन टीम तो पूरी परफॉर्मेंस करती है भाई, तभी तो लोग विजेता बनते हैं। एक अकेला चना भाड़ा नहीं फोड़ सकता। तो वही चीज़ है, अगर आज हम यहाँ तक सफल है तो हम अकेले थोड़ी हैं, हमारे साथ हमारी स्टाफ है, पूरी टीम है, पूरे सब लोग दिन रात मेहनत करते हैं, मैनेज करते हैं, तब हम आज यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये समझ लीजिए जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, हमारे साथ में करने वाले लोग होते हैं, वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होते हैं। अगर हम उनका ध्यान रखेंगे और वो हमारे सपोर्ट में रहेंगे तो हमारे बिजनेस हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। परिवार भाई, हमारा कर्मचारी हमारा परिवार होता है जी। हमारे यहाँ अगर 10 कर्मचारी हैं तो 10 आदमी नहीं है तो 10 परिवार हैं, क्योंकि उनका भी पेट इसी से मत चल रहा है। बिल्कुल। मैं ये चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को और हमको अपने न्यू साहू फैमिली रेस्टोरेंट का एक टूर दे दीजिए। सर आइए, मैं आपको अपने नए रेस्टोरेंट की कुछ झलक दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, चलिए सर। रेडी? ये हमारे यहाँ का रेस्टोरेंट में बाहर ये जो आइसक्रीम का कोन बना हुआ है, ये आपको पूरे कानपुर में नहीं मिलेगा। ये 8 फुट लंबी कोन है। और ये हमारा इधर किड कॉर्नर है, बच्चों को मनोरंजन के लिए, उनके झूले वगैरह के लिए, उनके साथ सेल्फी पॉइंट है खींचने के लिए। बच्चे आते हैं, उनका थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए है।
ये हमारा रिसेप्शन है। यहाँ पर कस्टमर जैसे एंट्री करता है हमारे कस्टमर को वेलकम किया जाता है। और ये हमारे कैप्टन हैं, ये कस्टमर को अच्छी तरीके से सर्टिफाई करते हैं कि मेरे यहाँ क्या है, आपको क्या क्या फैसिलिटी आपको उपलब्ध होंगी। और ये हमारे रेस्टोरेंट के अंदर के इंटीरियर का सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पर जो है कस्टमर अपने साथ मतलब सेल्फी खींच सकते हैं। द साहू फैमिली रेस्टोरेंट। और ये हमारा डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया बहुत ज़्यादा क्राउड ना हो, बहुत ज़्यादा भीड़ न लगे, इसीलिए हमने अच्छे खासे स्पेस के साथ में इसको बनाया है। ये हर सेक्शन में 4-4 टेबल ही लगाई हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा रश ना हो, बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, लोगों को सुकून महसूस हो। 18 चेयर का जो है प्रत्येक सेक्शन बनाया हुआ है, 1, 2 और इसके बाद ये 3 सेक्शन है। यहाँ से हमारा कस्टमर का सर्विस पॉइंट है, जो यहाँ से हमारे वेटर लोग कस्टमर की अच्छी सर्विस को अंजाम देते हैं। और इसके बाद आपको दिखाते हैं ये एक फैमिली सेक्शन है। हम लोग पार्टी वगैरह भी यहीं अरेंजमेंट कराते हैं, कैसे भी हो, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कैसा भी हो यहाँ पर पार्टी अरेंजमेंट होती है। और अभी हाल के ही दिनों में मैंने 1 महीने के अंदर कम से कम 9 पार्टी अरेंजमेंट की है। और कम से कम 20-30 लोगों से लेकर 100 लोगों तक की मैंने पार्टी अरेंजमेंट की है। आज कस्टमर का अच्छा फीडबैक मिला हुआ है और काफ़ी अच्छा कस्टमर यहाँ महसूस कर रहे हैं। अभी सुबह का वक्त है, वरना यहाँ पर चेयर भरी रहती हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। किचन की भी तैयारी नहीं है, रुक जाइए।